हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने थियरी के साथ डिस्कस किए थे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। रोटेशनल मोशन हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पॉर्टेंट भी होता है और साथ में टफ भी होता है, दोनों बातें इसमें रहती हैं। इस बार अगर हम देखें रोटेशनल मोशन को लेके तो स्पेशली एडवांस में तो खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर साल आते ही हैं। 2 से 3 क्वेश्चन दोनों पेपर को मिला दें तो एटलीस्ट आते ही हैं। अभी अपने कोरोना के कारण कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोग रोटेशनल मोशन को भी ऑनलाइन मोड में ही पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े से बढ़ा दिए हैं और डिस्कशन का पार्ट भी इंक्रीज किया है। थियरी के साथ भी अच्छे खासे, कंसेप्ट के साथ भी अच्छे खासे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जिससे कि आपको रोटेशनल मोशन की क्लियरिटी अप टू कंपटीशन लेवल हो जाए। अगर हम बात करें जेई लेवल पे, तो जेई लेवल में तो थोड़ा आसान रहता है कि रोटेशनल मोशन इजीली हो जाता है। बट जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है हमें एडवांस लेवल पर। तो उसके लिए एटलीस्ट हम लोग एच.सी. वर्मा के भी सफिशिएंट क्वेश्चंस क्लियरिटी के हिसाब से कर लेते हैं। हर लेक्चर में लगभग ये बात अपनी होती है कि जो लोग पूरा करना चाहते हैं, पूरा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो पूरा करें। जो लोग थोड़ा कम करना चाहते हैं, एच.सी.बी. जितना मैं लगवा रहा हूँ उतना करना चाहते हैं, वो उतना करें। और जिसके पास टाइम है और कंफर्टेबल जोन में लगा सकता है तो उसको लगाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब लेक्चर नंबर 6 में एच.सी.बी. का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने जानबूझ के बीच में डिस्कशन एच.सी.बी. का नहीं किया था, जिससे कि हमारी कंटिन्यूटी एच.सी.बी. की ब्रेक ना हो। बीच में लेक्चर्स के दौरान भी बीच बीच में सफिशिएंट एग्जांपल्स मैंने डाले थे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। बट अब हम लोग कंटिन्यूटी में एच.सी.बी. के जो भी अपने काम के क्वेश्चंस हैं, जिससे और क्लियरिटी हो जाए हमें, जिससे और डेप्थ में हम लोग समझ जाएं, वो डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम 7th नंबर क्वेश्चन है। उसमें ए डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। Find the radial and tangential acceleration of a particle at a distance of 1 centimeter from the axis at the end of first second after the disk start rotating. Okay. हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देख लीजिए, ये डिस्क है, बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है। ये बोर्ड के नॉर्मल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस रोटेशन में सॉलिड पार्ट ये बोर्ड के बाहर है और डॉटेड पार्ट बोर्ड के अंदर है। और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमें गिवन है, वो गिवन है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमको पता होता है रिजिड बॉडी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे सेम होते हैं, हर पार्टिकल के लिए सेम होते हैं। तो हम कोई भी पार्टिकल सेलेक्ट करेंगे, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक, हर पार्टिकल के लिए डेल्टा, थीटा, ओमेगा और अल्फा सेम होगा। अब इसमें सेंटर से 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, अब देखिए हर पार्टिकल सर्कल में घूमता है, ये तो हमें पता ही है। और जब इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन है, इट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा हर पार्टिकल के लिए। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होगा।
तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा ए टी इक्वल टू आर अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा इस वाले पार्टिकल के लिए, और टुवर्ड्स सेंटर ये एसी होता है, सेंट्रीपिटल होता है हमेशा। और ये दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर में ही आंसर दे देता हूं, तो यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब अल्फा तो कांस्टेंट ही है, तो अल्फा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहेगा, जिसकी वैल्यू ये रहेगी। हाँ, डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज करेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पोजीशन के साथ घूमता रहता है, इसलिए डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगी, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चलिए, तो अब आगे इसमें अपने से क्या बोला है, we have to find out centripetal acceleration at the end of first second after the disk starts rotating। देखिए अल्फा कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हम आराम से बिंदास तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा लीनियर मोशन में होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, ऐसे एंगुलर मोशन में होता है। ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा कितना है 4, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो ओमेगा कितना आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर, आर 1 है, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा सेंट्रीपिटल हो जाएगा और ये टेंजेंशियल हो जाएगा। रिजिड बॉडी के रोटेशन में मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा, ये तीनों चीजें सेम होती हैं। बट आपके लीनियर वेरिएबल्स की बात की थी, जैसे लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इन सभी में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इन्वॉल्व होती है, इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं होते, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, तो ये अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग होंगे। अब यहां से आप देखिएगा आर 1 सेंटीमीटर के लिए ये आए, 2 के लिए अलग होगा, 3 के लिए अलग होगा, बट सभी के लिए अल्फा ओमेगा और डेल्टा थीटा सेम होगा। एटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, एसी का भी मैग्नीट्यूड देखिए ये आ गया है, एटी का तो कांस्टेंट रहेगा बट एसी का बदलता रहेगा, क्योंकि ओमेगा आपका टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है। बट दोनों ही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यू घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है ओमेगा स्पीड से, इसलिए दोनों को ओवरऑल वेरिएबल बोला जाएगा। बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो टेंजेंशियल का यहाँ कांस्टेंट है और सेंट्रीपिटल का वेरिएबल होगा, क्योंकि ओमेगा आपका टाइम टी पे डिपेंड कर रहा है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाले में। 8 वाला क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग, ए ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग wrapped over a disk of radius 20 centimeter, free to rotate about its axis, which is fixed in horizontal position. If the angular speed of the disk is 10 radian per second at some instant, with what speed is the block going down at that instant? देखिए इसकी रेडियस आर, और मान लेते हैं ये ब्लॉक बी स्पीड से जा रहा है और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। अगर इसमें बोला जाए तो भी ठीक, नहीं बोला जाता है तो भी हम लोग नो स्लिपिंग की कंडीशन लेके चलेंगे इस बिटवीन स्ट्रिंग एंड डिस्क। देखिए डिस्क आपकी ऐसे और स्ट्रिंग आपकी इसके ऊपर ऐसे,
नो स्लिपिंग की कंडीशन तभी वैलिड होगी जब हर पॉइंट पे जो कांटेक्ट में है डिस्क का और स्ट्रिंग का, हर पॉइंट पे वेलोसिटी दोनों की सेम हो। दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, अगर डिफरेंट वेलोसिटी है तो एक दूसरे पे स्लिप करेगा, बट सेम वेलोसिटी है तभी नो स्लिपिंग की बात आएगी। तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। ठीक है, आर का क्या है, डिस्क हमें रेडियस हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। चलो इसमें अब हम एसआई में लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। और ओमेगा कितना है 10, तो फिर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा और ये रोटेशन मोशन करेगा। अगर हम ग्राउंड से देखें तो हमें क्या अपीयर होगा, ये नीचे आ रहा है और ये घूम रहा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी आपकी ये इस मैनर में कैलकुलेट हो जाएगी। ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से हमने सिखाया था कि एक स्ट्रिंग सिलेंडर के ऊपर, पुली के ऊपर नो स्लिपिंग कंडीशन में है, तो वो पुली आपकी सिलेंडर भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है। तो उसके लिए बस यही कंडीशन होती है कि जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं सिलेंडर और स्ट्रिंग के, डिस्क और स्ट्रिंग के, उन सभी पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए अब आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द सरफेस डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क of radius small a depends on the distance from the center as rho r equal to a plus b r. Find the moment of inertia about the line perpendicular to the plane of the disk through the center. चलिए इसकी बात करते हैं अपने। ये हमने बोर्ड के प्लेन में डिस्क लिया, आधी एक्सिस बोर्ड के बाहर, आधी एक्सिस बोर्ड के अंदर। ठीक है, इसमें मास डेंसिटी गिवन है, मास पर यूनिट एरिया गिवन है, और अपने के लिए जब मास डेंसिटी वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट एमआई इसका नहीं लिख सकते। हम डिस्क को किससे मिलकर बना हुआ मानेंगे, छोटी छोटी स्मॉल थिकनेस के और स्मॉल रेडियस के रिंग से मिलकर बना हुआ मानेंगे, जिनको हम कंसेंट्रिक मैनर में रखते चले जाएं, एक रिंग फिर दूसरा फिर तीसरा, जिनकी रेडियस कंटिन्यू चेंज होगी। तो एक एलिमेंट हम लेंगे, एक स्मॉल रेडियस और स्मॉल थिकनेस का, उसको बीच का एलिमेंट इंटरमीडिएट एलिमेंट लेके बात करते हैं। और जैसे मॉर्टिन कॉइल होती है मच्छर भगाने वाली, उसमें कैसे होता है, इस तरीके से स्पाइरल बना होता है, तो वैसे ही अपने डिस्क को
डिफरेंट रेडियस के थिन सर्किल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो हमने इसमें से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई और स्मॉल आर रेडियस का एक पार्ट लिया जिसकी थिकनेस डी आर है और मास डी एम है, जिसकी थिकनेस डी आर है और मास डी एम है। तो हम इतने पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये तो रिंग की तरह काम करेगा। ये ऐसा रिंग जिसकी रेडियस है स्मॉल आर और थिकनेस है डी आर और मास है डी एम। मास है डी एम। तो अब डी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एम आर स्क्वायर। एक्सिस ऑफ रोटेशन वही रखेंगे जो डिस्क के लिए है ऐसे। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मालूम है रिंग का एम आई क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एम आर स्क्वायर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट, जिसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अब ये हमने स्मॉल एलिमेंट का एम आई लिखा और डीएम का मतलब क्या होगा, डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया दिया है तो डेंसिटी इनटू एरिया डी ए। डी ए का मतलब कितना होगा, इस स्ट्रिप को ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे तो ये इस तरह की स्ट्रिप बनेगी। थोड़ा मैथमेटिकल स्किल आनी ही चाहिए क्योंकि जेई और एडवांस दोनों में ही मैथमेटिकल स्किल तो मांगता ही है। ये देखिए इस स्ट्रिप को हम ब्रेक करेंगे, हमने यहां से लिया ब्रेक कर दिया और इसको यूं ऐसे स्ट्रेट कर दिया जैसे मेरे हाथ में ये है ऐसे। इसको हम यहां से तोड़ देते हैं और स्ट्रेट कर देते हैं तो रेक्टेंगल बनेगा। ये लेंथ बाउंड्री के बराबर और ये विड्थ थिकनेस के बराबर आ जाएगी। तो वही डी ए का मतलब कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। डी ए इक्वल टू रो इंटू, हाँ डी एम क्या है, रो इंटू डी ए और डी आई क्या है, डी एम इंटू आर स्क्वायर। डी ए हम मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर और डी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो डी ए। रो कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी आर, ये दिया हुआ है ए प्लस बी आर इंटू 2 पाई आर डी आर। तो ये डीएम हो गया। अब अपने आते हैं डीआई पे फाइनली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में जेई में भी कुछ इनोवेटिव टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो अपने को आना ही चाहिए कि अप्रोच कैसे करना है। और एडवांस में तो 100% पॉसिबिलिटी ऐसे ही क्वेश्चन की होती है। तो डी आई इक्वल टू 2 पाई ए आर प्लस डी आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब और ये हो जाएगा आर की पावर 4 डी आर। अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जो भी इसकी रेडियस दी है उस रेडियस के अकॉर्डिंग लिमिट फाइनल हो जाएगी। स्टार्टिंग वाला रिंग हमें सेंटर पे मिलेगा, मतलब जिसकी रेडियस 0 है। लास्ट वाला कहाँ पे मिलेगा, देखो बाउंड्री पे। तो रेडियस हमें इसमें कितनी दे रखी है, ए। तो इसका मतलब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 सेंटर से, और कहाँ तक जा रहे हैं, ए तक। तो 2 पाई ये तो बाहर आ गया। ये इंटीग्रेशन क्या होगा सबको मालूम होगा, ए आर की पावर 4 अपान 4 प्लस बी आर की पावर 5 अपान 5 लिमिट 0 टू ए। तो फिर ये हो गया 2 पाई ए की पावर 4 अपान 4 प्लस बी ए की पावर 5 अपान 5।
तो ये सिंपल सा जो है लास्ट में तो इंटीग्रेशन ही है। ये तो डिस्क का एग्जांपल दिया, मान लो ऐसे ही एम आई निकालने को आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी रेक्टेंगुलर प्लेट की है, स्क्वायर प्लेट की है। रेक्टेंगुलर प्लेट का भी मैंने डेरिवेशन इसीलिए सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या सिलेंडर का है तो ये आ सकती हैं चीजें। चलिए, आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कोई भी छोटा सा एलिमेंट डिस्क के अंदर एक रिंग की तरह काम करेगा, और फिर उसके लिए रिंग मान के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमने एम आई लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी सेंटर से लेकर सरफेस तक। सेंटर पे रेडियस 0, सरफेस पे a के बराबर। ठीक है, चलिए चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें जो जो काम के क्वेश्चन मुझे लगेंगे मैक्सिमम मैं डिस्कस कर देता हूँ। रोटेशन में खूब प्रॉब्लम्स लोगों को मैं देख रहा हूँ होती है कई सालों से, तो मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम 17 की। A particle of mass small m is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. Full stop. Find the torque of the weight of the particle about the point of projection when the particle is at highest point. Okay, देखो हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी बोर्ड के प्लेन में ही एक्स एक्सिस के नॉर्मल जो है उसको बाई एक्सिस हमने बोल दिया। अब कोई भी प्रोजेक्टाइल यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया, टॉप पोजीशन पे बात कर रहा है, तो टॉप पोजीशन पे वेट का टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं टॉर्क निकालने के लिए, जिसमें एक होता है आर क्रॉस एफ, एक होता है पोजीशन वेक्टर हम नॉर्मल कर दें, एक होता है हम फोर्स को नॉर्मल करते हैं, और सिंपल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाता है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाता है, वो खड़ा होके mg के टॉर्क को देखता है। तो ध्यान से देखिए mg का टॉर्क जो है इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है, नीचे है या और नीचे है, कहीं पे भी रहे, जो वेट की डायरेक्शन है वो ऐसी ही रहेगी, बाई एक्सिस के पैरेलल ही रहेगी। आप देखिए ऊपर भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी होता तो भी, इधर भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस टॉप पोजीशन कह देने से ये आसान हो गया कि हम लोग mg की नॉर्मल डिस्टेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से अच्छे से बता सकते हैं, बस इतना ही अंतर आया। तो यहां से इसकी नॉर्मल डिस्टेंस हो जाएगी रेंज के हाफ के बराबर, ये हो जाएगी रेंज के हाफ के बराबर। तो mg का टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये क्या होगा, mgr/2। इसमें हमने क्या कंसेप्ट लगाया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो mg/2, r की जगह क्या लिखेंगे, स्क्वायर साइन 2 थीटा
बाई जी, ये रेंज होती है, तो जी से जी आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2। ये एम जी का टॉर्क हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। और अगर अपने डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज, अगर हम जेड एक्सिस इसमें बना देते हैं ऐसे, तो जेड एक्सिस के अलोंग होगी। जिस प्लेन में पार्टिकल मूव करता है उसके नॉर्मल होती है हमेशा, तो पार्टिकल आपका जो भी ट्रांसलेशन और रोटेशन कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? बोर्ड के प्लेन में। तो जो टॉर्क होगा वो के अबाउट वो बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल होगा। अब ये देखना है, तो बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल मतलब डायरेक्शन कौन सी हुई हमारी? जेड एक्सिस। अब यहाँ ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो जेड एक्सिस में एक नेगेटिव मतलब इनवर्ड और एक पॉजिटिव आउटवर्ड। तो अपने को पता होना चाहिए जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो डायरेक्शन कैसी होती है क्वांटिटी की? इनवर्ड। इनवर्ड मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे या इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें टाउ एम जी, तो ये आ जाएगा एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 ब्रैकेट में माइनस के कैप आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत से बार जो है केवल और केवल डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नीट्यूड तो सिंपल निकल गया, और मैंने क्या बोला, बहुत से बार जो है डायरेक्शन का ही अकेले क्वेश्चन आता है, या मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपका एक डायरेक्शन का अलग से ऑप्शन रहेगा और मैग्नीट्यूड का अलग रहेगा और मोशन कैसा हो रहा है उसका अलग रहेगा। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओ से देखने पे मोशन कैसा होगा? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, क्योंकि ये अबे भी जा रहा है और साथ में घूम भी रहा है। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? ये और कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। इसका मतलब जेड एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में हमें mg का टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओ मिलेगा। चलिए, हम लोगों ने अभी ये 17 वाला क्वेश्चन किया था। अब और आगे इसमें आते हैं अपने 18 वाले क्वेश्चन पे। 18 वाला क्वेश्चन क्या है? ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज पुल्ड ए साइड, एक तरफ पुल करके, ए साइड मतलब एक तरफ हमने खींच के छोड़ा है, एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ वेट ऑफ द बॉब अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड व्हेन विल बी द टॉर्क जीरो। ओके, बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़नी है बातें, नहीं तो अपने को कंफ्यूजन तो बना ही रहेगा। देखिए, ये हमने लिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हमने ये L लेंथ और M मास को लटकाया, और mg तो ऐसे लगेगा, ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, तो हमारे पास इसको हम O ही लिख देते हैं, और ये पॉइंट P और ये पॉइंट सबसे लोएस्ट पोजीशन वाला A लिख देता हूं मैं। हमसे ये पूछा है अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O टॉर्क बताना है mg का। तो हमारे पास तीन रास्ते थे, R क्रॉस F करें तो ये कठिन पड़ेगा, क्योंकि mg i कैप j कैप के टर्म में लिखना मुश्किल हो जाएगा इसमें। O के अबाउट, क्योंकि अपने किधर x मानते हैं किधर y मानते हैं वो भी डिपेंड करता है, या अगर हमने mg को y के अलोंग लिख दिया तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो काम कर सकते हैं, या तो पोजीशन को नॉर्मल करें या फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट पोजीशन के ले लें। यहाँ पे देखो पोजीशन को नॉर्मल करेंगे तो भी ये वाला काम आएगा, या हम सीधे सीधे ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये भी कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। या हम पोजीशन तो हमारी ये हुई O से P को मिलाने वाली लाइन,
ये आसानी से समझ में आएगा कि कंपोनेंट क्या है। mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा इस के नॉर्मल हो गया, ये लेंथ चलो हम l ले लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है ना, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू r, तो वही लगा देते हैं। तो mg साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा l, और mg cos थीटा का टॉर्क कितना होगा, ये mg cos थीटा कहाँ से पास हो रहा है, O से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो इसका टॉर्क जीरो, केवल किसका देखना है अपने को, mg sin थीटा का। कोई भी फोर्स अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एक्सिस से पास होता है तो उसका हमेशा टॉर्क जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें नॉर्मल डिस्टेंस जीरो हो जाती है, इसलिए। अब बात आती है अपने आगे के लिए, किस पॉइंट पे जीरो होगा, तो यहाँ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टॉर्क जीरो तब होगा जब थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो कब होगा, वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। देखिए थीटा जीरो तब होगा जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी ऐसे, यानी ए वाली पोजीशन। इसको लॉजिकली कैसे समझेंगे, लॉजिकली ऐसे समझेंगे कि mg कहाँ से पास हो जा रहा है इस केस में, O से। यहाँ पे mg O से पास नहीं हो रहा है, इसलिए टॉर्क मिल रहा है। जब लोएस्ट पोजीशन पे आ रहा है तो mg वाली लाइन कहाँ से जा रही है, देखो O से। mg वाली लाइन जब O से जा रही है तो टॉर्क O के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो। अदर किसी पॉइंट के अबाउट में यहाँ देखेंगे तो मिल जाएगा, बट अपने को क्वेश्चन में बोला है O हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना है जहां से मेजर करना है, तो वहां पे टॉर्क हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि mg O से ही पास होके जा रहा है। चलिए ये बात हो गई। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें टॉर्क की, तो O के अबाउट ये mg साइन थीटा कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। और इनवर्ड मतलब कैसे इनवर्ड, जो एक्सिस O से पास होगी वो बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल है, ये वाली लाइन, इस लाइन में अंदर की तरफ होगा, इस लाइन में अंदर की तरफ होगा। चलिए मेरे ख्याल से अच्छे से ये आते हैं, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सभी लोग। तो आगे से बढ़ते हैं अपने, एक एक चीज रोटेशन में आपको क्लियर करते हुए चलनी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी साथ में देखते हुए ही चलना है, क्योंकि डायरेक्शन को लेके भी मोर देन वन क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब 21 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 वाला क्या है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एंड इज ए, मतलब साइड क्यूब की जो है ए है, स्मॉल ए, स्लाइड्स डाउन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड द टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर। ये भी बहुत अच्छे समझने वाला है, ये आपका और आगे काम आएगी, इसमें कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूँ। देखिए mg कहाँ से पास होगा, सेंटर से। mg का इंक्लाइन प्लेन से कोई लेना देना नहीं है। mg क्या है, अर्थ के सेंटर का फोर्स जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, इसमें इंक्लिनेशन का कोई रोल नहीं है। तो इसके आसान करने के लिए अपने दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, और इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा।
और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी mg साइन थीटा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं आएगा। अब देखिए इसमें नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास नहीं होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होता तो इसका टॉर्क हमेशा 0 आता, बट इसमें 100% नॉर्मल रिएक्शन आपका सेंटर से पास नहीं होगा। इसको आप कॉर्नर से भी मत पास कराइए, मैक्सिमम मान लेते हैं यहां कहीं पे सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे है। ऐसा क्यों होता है, बस ये बात अपने को समझनी है। देखिए जैसे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखते हैं, लॉज ऑफ मोशन में बहुत पड़ा है, तो mg नीचे और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लगाते हैं और वो भी सेंटर पे ही दिखाते हैं। इन चीजों के बारे में वहां पे कभी भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सपोज करो एक केस हम ये लेते हैं, में बाहर से फोर्स लगा, ये जिसमें बाहर से फोर्स ऐसे, जब बाहर से फोर्स लगा तो इधर वाले पार्ट में कांटेक्ट थोड़ा सा लूज होते जाएंगे, इधर की तरफ कांटेक्ट बढ़ते जाएंगे। ऐसे किसी चीज को आप पुल कर रहे हो ना, घसीट रहे हो, तो जिधर आप पुल करोगे उस साइड में कांटेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा और इधर कांटेक्ट वीक होता जाएगा। इधर स्ट्रांग है कांटेक्ट और इधर वीक है, तो इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन mg तो अभी भी सेंटर से पास होगा और नॉर्मल रिएक्शन आपका जिधर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उधर शिफ्ट होता जाता है और मैक्सिमम इस साइड तक आ सकता है। नॉर्मल रिएक्शन कोशिश करता है कि ब्लॉक टिल्ट ना करे, ब्लॉक जो है टिल्ट ना करे, तो उसके लिए जहां तक वो जा सकता है इसीलिए वहां तक जाएगा। तो जिन ब्लॉक्स में, जिन ऑब्जेक्ट में ज्यादा मार्जिन होता है डिस्टेंस का नॉर्मल रिएक्शन के शिफ्ट होने के लिए, उसमें वो ज्यादा स्टेबल मैनर में मोशन करते हैं, जिनमें कम होता है वो कम स्टेबल मैनर में, अनस्टेबल मैनर में मोशन करते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जब हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा है इसको, जब इंक्लाइन प्लेन पे रखा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये इस पॉइंट के अबाउट, इस साइड के अबाउट ऐसे टिल्ट होने की कोशिश करेगा, पलटने की कोशिश करेगा। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, जिससे कि कांस्टेंट स्पीड से नीचे आए, नॉर्मल रिएक्शन कुछ शिफ्ट करेगा। जब नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट करेगा, किधर, जिधर टिल्ट होने की कोशिश करेगा, जिधर एक्सटर्नल फोर्स आएगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा आया, mg साइन थीटा। तो अब जो है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क मिलेगा और ये नॉर्मल डिस्टेंस फ्रिक्शन फोर्स की यहां से ये कितनी होगी, a/2। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम देखें तो जो टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन का होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज। वही किसका होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन का टॉर्क अपने निकाल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्ट किया है ये अपने को पता नहीं। अगर ये पता होता कि नॉर्मल रिएक्शन यहां तक आ गया है तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल देते नॉर्मल रिएक्शन इंटू a/2, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, mg cos थीटा। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है mg cos थीटा इंटू a/2। लेकिन यहां पे अपने को ये नहीं पता है कि कितना शिफ्ट किया, इसलिए फ्रिक्शन का तो हमें मालूम है, फ्रिक्शन इंटू a/2। फ्रिक्शन क्या है, mg साइन थीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आ जाएगा mg साइन थीटा a/2। अब इसमें मैंने क्या बोला, अगर ये पूरी तरह से शिफ्ट कर जाता, मतलब ये क्वेश्चन दिया होता है कि जस्ट
इस तरीके से ये आ रहा है कि जस्ट इस पॉइंट के अबाउट टिल्ट करने वाला ही है। जब इस पॉइंट के अबाउट जस्ट टिल्ट करने वाला ही है तो उस कंडीशन में क्या होता, देखो ये सेंटर ऑफ मास, बाकी फोर्सेस तो वैसे ही होते, नॉर्मल रिएक्शन आपका यहाँ पे आ जाता। और नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। देखो इधर कंपोनेंट आपका mg cos थीटा है तो वही रहेगा, और इधर आपका mg sin थीटा है तो यही रहेगा, और इधर फ्रिक्शन आ जाएगा। तो देखिए फिर क्या होगा, इस केस में हमें कुछ सोचना समझना चाहिए। जस्ट इक्विलिब्रियम में होता तो, जस्ट टिल्ट करने वाला होता तो क्या होता, नॉर्मल रिएक्शन इनटू a/2। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg cos थीटा इंटू a/2। क्या होगा, mg cos थीटा इंटू a/2। अगर ये जस्ट इक्विलिब्रियम में होता, या जस्ट इक्विलिब्रियम में रहते हुए नीचे आ रहा होता, या जस्ट टिल्ट करने वाला होता, तो ये आंसर हो जाता। अब कंफर्टेबल जोन में ये इक्विलिब्रियम में नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन आपका पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ, किसी x डिस्टेंस पे होगा। अगर इस केस में, इसी केस में अगर आपसे नॉर्मल रिएक्शन की डिस्टेंस निकलवाए कितना शिफ्ट हुआ, तो क्या लिखोगे n इंटू एक्स, और n की जगह क्या आएगा, mg cos थीटा इंटू एक्स इक्वल टू mg sin थीटा a/2। mg से mg चला गया, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a tan थीटा बाई 2। x इक्वल टू आ जाएगा a tan थीटा बाई 2। इसका मतलब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ये है, और ये जस्ट टिल्ट करने वाली, जस्ट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी होगी, a/2। चलो आगे डिस्कस करते हैं अभी। चलो आगे देखते हैं अब। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह की बहुत बार चीजें पूछी गई हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 में। A rod of mass small m and length L lying horizontally is free to rotate about a vertical axis through the center. A horizontal force of constant magnitude F acts on the rod at a distance of L/4 from the center. The force is always perpendicular to the rod. Find the angle rotated by the rod during the time t after the motion starts। मतलब ये है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22,
हमें एक रॉड गिवन है, ऐसे देखो, ऐसे रॉड गिवन है, ये सेंटर ऑफ मास हुआ, L/4 डिस्टेंस पे कंटिन्यू इसमें फोर्स लगा रहा है, कंटिन्यू फोर्स लगा रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है आगे भी बढ़ेगी रॉड और घूमेगी भी। बेसिकली तो मोशन रोटेशन और ट्रांसलेशन होगा, लेकिन इसमें रोटेशन की बात की गई खाली। चलो बात करते हैं अपने 22। देखो भाई ये रॉड है, ये सेंटर ऑफ मास है, और हमने, चलो ये P पॉइंट ले लेते हैं, L/4, और यहाँ पे एक फोर्स इस पे लगा, और फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, तब बात कर रहा है। और वर्टिकल एक्सिस इसमें एक ऐसे पास हो रही है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ये एक्सिस नहीं होती, फिक्स नहीं होता रोटेट होने के लिए, तो इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में भी वेलोसिटी आ जाती। बट अगर ये एक्सिस के अबाउट फिक्स है रोटेट होने के लिए, तो केवल रोटेशनल मोशन होगा, तो फिर हम रोटेशनल की ही बात करेंगे इसमें। अब देखिए, हम लोगों ने जैसे ये पढ़ा हुआ है, इम्पल्स इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये किसमें होता है? ट्रांसलेशन में। मैं लिख भी देता हूं, अगर ट्रांसलेशन हो रहा है कहीं पे भी तो ये होता ही होता है। इसी मैनर में अपने इसमें क्या लिखेंगे? एंगुलर इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन, लेकिन